अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। एक कंपाउंड हमारे पास बेंजीन है, उसका केमिकल फार्मूला जो है वो है C6H6। ये उसका मोलेकुलर फार्मूला है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो है वो हमारे पास है 6:6। लेकिन अगर हम इसे कैंसिल करके सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं 1:1 कर देते हैं, इस रेशो को मज़ीद स्मॉल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो तब हम देखते हैं तो ये अगर कार्बन के लिए 1 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के लिए भी 1 होगा, तो इसकी रेशो CH होगी। 1:1 रेशो का मतलब ये है कि कार्बन भी एक होगी, हाइड्रोजन भी एक होगी। ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला आ जाता है। तो ये जो CH है ये बेंजीन का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह जब माय डियर स्टूडेंट हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर 6 कार्बन होती हैं, 12 हाइड्रोजन होती हैं एंड 6 ऑक्सीजन होती हैं। इसमें अगर हम कार्बन हाइड्रोजन रेशो देखते हैं 6:12:6, यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर इसे भी हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये 1 आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, ये 1 आएगा, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लेके आ गए, स्मॉल होल नंबर रेशो में लेके आ गए। तो अब ये जो 1 है ये हमारे पास पहला 1 कार्बन के लिए है, दूसरा 2 जो है हाइड्रोजन के लिए, और जो ये हमारे पास है ये ऑक्सीजन के लिए। ये 1 है, ये हमारे पास 2 के बनेगा, ये 1 बनेगा, तो हम सिंपली लिखेंगे CH2O। तो ये जो सिंपल फार्मूला होता है जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान सादा रेशो है, सिंपल रेशो है 1:1 वाली, इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके वेरियस स्टेप्स थे, उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक उस कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है जिसकी कंबस्शन हो जाती है, जिसकी बर्निंग हो जाती है, जिसको अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, आग लगाएं तो उसको आग लग जाएगी और वो बर्न हो जाएगा। यानी कि वो वाले कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह होंगे। पहले हमने देखना है, ये टॉपिक सारा समझने से पहले ये हमने करना क्यों है, एम्पिरिकल फार्मूला में मेन हमारे पास चीज़ क्या है, हमने एनालिसिस करने हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करने हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करने हैं। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑलरेडी मौजूद हो, यानी कि एक सैंपल होगा, एक हमारे पास कंपाउंड होगा, हमें अगर ये पता चल जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वगैरह है, अगर हम उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लें तो फिर हम उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ चलेंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब है उस कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स की परसेंटेज की बात करेंगे, यानी कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। जब हमें परसेंटेज का पता चल जाएगा, हमारे पास उसका क्वांटिटेटिव डाटा आ जाएगा, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। जब माय डियर स्टूडेंट किसी एलिमेंट का परसेंटेज हमारे पास आ जाती है तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज को लेके हमने लास्ट टाइम देखा था, परसेंटेज को लेके हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था। लेकिन आज हम देखेंगे परसेंटेज निकालेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, फिर हम फर्दर उसका क्वांटिटेटिव वे के बाद हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो आइए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंबस्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कंबस्शन क्या होती है। अ प्रोसेस इन विच कार्बन इटसेल्फ आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड बर्न इन एक्सेस of oxygen producing CO2 is called combustion। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, लाइक हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज़ का टुकड़ा है, हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसे आग लगाते हैं, वो जल जाएगा, जल के राख बन जाएगा। जब माय डियर स्टूडेंट वो जलेगा तो हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हमारे पास हीट वगैरह मिलेगी और हमें कार्बन मिल जाएगी, यानी कि उसकी वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उससे पैदा होगी। यानी कि हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है
जब हम उसको हीट करते हैं, उसको फ्लेम देते हैं तो वो जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। यानी कि कहने का मतलब है कार्बन का खुद का जलना या अपने कंपाउंड की शक्ल में जलना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करना। जब भी बर्निंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी, क्योंकि जब चीज़ें जलती हैं तो हमें सफोकेशन सी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, वो हम इनहेल नहीं करते बल्कि हम एक्सहेल करते हैं, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास एक्सेस में होना शुरू हो जाएगी जब चीज़ें जलेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही हो कार्बन के जलने से या अपने किसी कंपाउंड की शक्ल में अगर कार्बन होती है, यानी कि हाइड्रोकार्बन की शक्ल में, लाइक मीथेन गैस है हमारे पास, इथेन है, कोल है, पेट्रोलियम वगैरह है, उन सब को जब हम बर्न करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। इस प्रोसेस को हम सिंपली बोलेंगे कंबस्चन। जब अगर हमारे पास कार्बन है तो जब कार्बन जलेगी अकेली होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। अगर अपने कंपाउंड की फॉर्म में ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पैदा होंगे। ये हमारे पास सोल प्रोडक्ट हासिल होती हैं जब हम इस चीज़ की कंबस्चन कर रहे होते हैं। टॉपिक है कंबस्चन एनालिसिस, द एनालिसिस विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड थ्रू कंबस्चन मेथड। यानी कि हम एक प्रोसेस लगाएंगे, एक कंपाउंड को किसी भट्टी के अंदर रखेंगे, एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हम उसको बर्न करेंगे, उसको आग लगाएंगे, एक फर्नेस में रखेंगे। जब हम उसको आग लगाएंगे तो उससे हमें एलिमेंट्स की बाद में परसेंटेज मिलेगी, और परसेंटेज का फाइंड करना किसी चीज़ को जला के, किसी कंपाउंड को जला के, ये इस चीज़ का आइडिया लगाना कि उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट जो जिसको हम आग लगा रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, वो जब हम फाइंड करेंगे उसे बोलेंगे कंबस्चन एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है जी, हम कंबस्चन से सिर्फ उन एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह होती हैं। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन वगैरह नहीं होंगे, तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम बर्न कर सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होगी। इस टॉपिक के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास ये जो टॉपिक है हमने इसकी अब वर्किंग को देखना है माय डियर स्टूडेंट। ये वर्किंग क्या है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वर्किंग है, इसको हम देखते हुए हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपको डब्बे से नज़र आ रहे हैं ना, ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है, जिसके ये खाने बने, एक पहला डब्बा है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा है। इनका एक ख़ास फंक्शन है, ख़ास रोल है, जिसको हमने देखना है। और एक पोर्ट है जहाँ पे हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने जलाना है, आग लगानी है, वो इस ट्यूब के अंदर जहाँ पे रखेंगे वो एक पोर्ट सी बनी हुई है। और ये एक फर्नेस है जिसके अंदर हम आग लगाएंगे। इलेक्ट्रिक वे में भी हम बर्न कर सकते हैं, कोई फ्यूल वगैरह रख के भी हम उसको आग लगाएंगे, बर्न होएगा। और आगे दो अब्जॉर्बर होने हैं, एक वाटर अब्जॉर्बर होना है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर होना है। उनका भी हमने फंक्शन देखना है। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सच में इस प्रोसेस को हमने कैसे लेके चलना है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, फर्नेस के अंदर उसको हमने बर्न किया है, सैंपल को रखा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आग लग जाती है, जब ये जलेगा, अगर जो उसमें कार्बन होगी, जो कार्बन है माय डियर स्टूडेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, और जो उसमें हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि ऑक्सीजन हम इधर से सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नेसेसरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। हमने इधर से ऑक्सीजन प्रोवाइड की और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लगाएंगे जी आग, वो बर्न होगा, उसकी कंबस्शन होगी। जो ही कंबस्शन होगी उसमें मिली हुई कार्बन ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अब ये इधर जा रहे हैं आगे, जो ये खाना है, यहाँ पे हमने एक मटेरियल के अंदर एक कंपाउंड को रखा हुआ है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोरेट। इसका हमने प्री वेट कर लेना है। पहले हमने इसका वज़न यानी कि मैस मेजर कर लेंगे कि ये कितने ग्राम है, उसके बाद इसको यहाँ रखना है। फिर हमारे पास 50% KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसका पानी के अंदर सोल्यूशन बना लेना है, 50% ले लेना है, प्योर नहीं लेना, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ले लेना है, और उसको हमने यहाँ पे रख देना है। उसका भी मैस ले लेना है कि हमने कितना लिया है, यानी कि ये काम करने से पहले दोनों के मैस ले के हमने एडजस्ट करने हैं।
और जो वाटर वेपर हैं, क्योंकि ये वेपर जो हैं इनका थोड़ा मैस वैसे भी होगा ज़्यादा और ये इतना ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होंगे, बल्कि ये वेपर को जो है ना रास्ते में मैग्नीशियम क्लोरेट जज़ब कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और जो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा वो मैग्नीशियम क्लोरेट है। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ये दिस विल एक्ट एज ए वाटर अब्जॉर्बर। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आगे जाएगी इसे KOH का सलूशन जो है ना वो अपने साथ अब्जॉर्ब कर लेगा, जज़ब कर लेगा। और कुछ ऐसे मटीरियल भी होंगे जो कि एज ए इम्प्योरिटी होंगे या जो इनमें कन्वर्ट नहीं होंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, अनरिएक्टेड मटेरियल होगा, वो आगे चलता जाएगा, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब हमारे पास मेन चीज़ है कि हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पहले लिया फ़र्ज़ किया इसका 10 ग्राम था, तो जब ये सारा प्रोसेस हो गया है सैंपल के भरने के बाद हम बाद में उसका मैस मेजर करेंगे तो वो 11-12 कुछ भी हो सकता है। हम उसमें से आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें वाटर कितना था, कितनी क्वांटिटी थी। हमारे पास उसका क्वान्टिटेटिव डाटा आ जाएगा, उसके अमाउंट का पता चल जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसका मैस मेजर किया हुआ है। बाद में देखेंगे तो ऑब्वियसली बाद में ज़्यादा होगा, पता चल जाएगा कितना है। और इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, उसकी कंसनट्रेशन का भी आइडिया लगा सकते हैं जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्जॉर्ब किया है। दिस विल एक्ट एज ए CO2 अब्जॉर्बर। जब हमारे पास दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मैस आ जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट ये कुछ फार्मूलाज हैं जिससे हम उन कंपाउंड के कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के अमाउंट का, यानी कि उनकी परसेंटेज जो उसमें है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से कार्बन की मेजर करेंगे और वाटर के लिहाज से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 12/44 विद 100 से हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने देखना है अगर कार्बन की, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस देखेंगे जो KOH ने अब्जॉर्ब किया, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। और जो हमने सैंपल यहाँ पर रखा है प्री वेट करके, उसकी वेटिंग करके हमने वेट अमाउंट लेनी है, वज़न करके लेनी है, उसका प्रॉपर मैस होना है, वो हमें पहले ही कैलकुलेट हमारे पास होगा, वो हमने यहाँ पर रख देना है। और कार्बन की परसेंटेज निकालनी तो उसका मैस यहाँ पर रखना है। और ये जो CO2 का मैस है वो नीचे रखना है, वो है 44। कार्बन का मैस 12 है, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो इनको सम करेंगे तो वो उसका मैस बन जाता है। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मैस होता है। कार्बन के एटम में 6 होते हैं, तो इसलिए हमने 12 रखा। CO2 का मॉलिक्यूलर मैस 44 है, इसमें 12 कार्बन का होता है। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, 16। 2 ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास 32 बनेगा। 32 में 12 जमा किया तो 44 है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मैस निकालते वक्त उन एटम के मैसेज को ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, उनको जमा किया जाता है। तो ये परसेंटेज कार्बन के लिए यहाँ 12 और 44, इधर भी मल्टीप्लाई लगाना है, इधर भी मल्टीप्लाई लगाना, साथ 100 लगाना है, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस कैलकुलेटेड डाटा विद 100। इस तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैस ऑफ CO2 है, कोई कार्बन CO2 में गई है और हाइड्रोजन वाटर में गया है, तो यहाँ पे मैस ऑफ हाइड्रोजन वाटर रखेंगे। और इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, सेम है। और जो हमारे पास कार्बन का मैस 12 था, इधर हाइड्रोजन का रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 पुट करेंगे। ये AMU के मुताबिक एक्यूरेटली डाटा 2.016 आएगा। और जैसे 44 CO2 का मैस है, यहाँ पे वाटर का हमने रखा 18 है, मल्टीप्लाई विद 100 है। इस तरह जब हमारे पास ये मैस आ जाएंगे, ऑर्गेनिक का भी आ जाएगा, ये मैथमेटिकली डाटा है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कांस्टेंट है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो हम, अगर हमारे पास 2 की आ गई है तो तीसरे की ऑब्वियस है कि हम 100 में इन दोनों की माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। यानी कि 100 में इन दोनों की परसेंटेज जितनी भी आएगी उसको हम माइनस करेंगे। हम इसको डिफरेंस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है हमारे पास। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है ये हम इधर से सप्लाई कर रहे होते हैं। नो डाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि वही वाली हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं? हो सकता है कि ऑक्सीजन इधर हम सप्लाई कर रहे हैं, बर्निंग के लिए कर रहे हैं, वो भी उसमें मिल जाए, तो हमारे पास एक्यूरेटली कैलकुलेशन नहीं आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई वी कैन नॉट फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंबस्शन एनालिसिस। हम इस तरह फार्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाते, बल्कि हम वी कैन कैलकुलेट ओनली बाय द डिफरेंस मेथड, यानी कि 100 में से ये जो परसेंटेज निकलेगी उसको माइनस कर लेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है और जो 2 में आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। जब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये एलिमेंट की परसेंटेज आ जाती है
तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि परसेंटेज जब आती है तो हम नंबर ऑफ़ ग्राम फाइंड करते हैं, फिर हम एटॉमिक रेशो वगैरह फाइंड करते हैं और इस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि परसेंटेज से हमने एम्पिरिकल कैसे निकाला था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे, जिसके अंदर हमने कंबस्टन के प्रोसेस को लेके कंपाउंड को सैंपल को यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसे आग लगाई, जो इन प्रोसेस से गुजरा और फिर हमने उसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच।